तो हम लोगों ने पढ़ लिया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये क्या होता है? यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए वीक एसिड और ए वीक बेस इज आयोनाइज्ड कम्प्लीटली। 1 मोल अगर किसी एक वीक एसिड का या एक वीक बेस का 100% आयोनाइज कर जाता है तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम लोग कहेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। कुछ इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना, पानी में डालते के साथ 100% स्वतः आयोनाइज कर जाता है, अलग से हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन उनका ज़ीरो होता है, यानी उसके लिए अलग से हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि वीक एसिड है या वीक बेस है तो पानी में डालने पर 100% स्वतः आयोनाइज नहीं होता। 100% आयोनाइजेशन के लिए उसको हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 मोल वीक एसिड और वीक बेस को 100% आयोनाइज करने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा, हीट देना ही पड़ेगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट देना पड़ेगा। तो जितना हीट देना पड़ेगा या कहो जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। यानी मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन वीक एसिड या वीक बेस के लिए डिफाइंड है कि नहीं? जैसे एसिटिक एसिड हम लोगों ने लिया, एसिटिक एसिड, अब ये सबको पता चल चुका है एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है और वीक एसिड होता है। तो इस वीक एसिड का 1 मोल 100% पानी में आयोनाइज यदि करता है, एक्वस का मतलब ये पानी में घुला हुआ है, आयोनाइज करने पर ये टूट जाएगा एसीटेट आयन में और H+ आयन में। तो 100% आयोनाइज करने के लिए जितना एंथैल्पी का चेंज होगा, जितना हीट देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, है कि नहीं? आयन का मतलब आयोनाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? यदि क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डेटा दिया हुआ है उसको न्यूमेरिकल के हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ NaOH इज इक्वल टू -4 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। क्या दिया? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू दिया, किसके किसके बीच में? एसिटिक एसिड, ये कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है कि नहीं? WA वीक एसिड है, किसके साथ? विथ NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड जो है ना के बराबर टूटेगा पानी में, बहुत कम टूटेगा, तो उसको अनडिसोसिएटेड फॉर्म में लिखोगे। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में से कुछ भी स्ट्रॉन्ग रहे, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता ही है कि वाटर में जाने के बाद स्वतः अपने आप 100% आयोनाइज कर जाएगा। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू दिया। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये आपको याद भी होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में मैंने ये आपको पढ़ाया भी है। हो सकता है ये दूसरा वाला डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता, तो भी आपको याद होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के बराबर होता है कि नहीं? कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है तो सिखाया था, इसका अर्थ ये हुआ कि H+ और OH- कंबाइन करके वाटर जब बनाएगा तो उसके लिए एंथैल्पी का चेंज -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होगा। क्या पूछा? कैलकुलेट मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो उसका मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का वैल्यू पूछा, है कि नहीं? देखोगे जो दिया हुआ है रिएक्शन के फॉर्म में उसको लिखने आना चाहिए,
थर्मोकेमिस्ट्री में यही तो सीख रहे हैं कि जिस डेफिनेशन की बात करता है उसको आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिखने आना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एसिटिक एसिड का, तो चलो एसिटिक एसिड लिखा विथ NaOH। अब इसको अनडिसोसिएटेड फॉर्म में लिखोगे, ये वीक एसिड है, इसको डिसोसिएट करके नहीं लिखोगे। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, वीक एसिड या वीक बेस रहेगा तो उसको अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही लिखोगे, क्योंकि ये पानी में ना के बराबर डिसोसिएट करता है। NaOH पानी में जाते के साथ 100% डिसोसिएट कर जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। ये स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोसिएट करेगा, और वीक एसिड या वीक बेस यदि रहता तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही आप लिखेंगे। प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट है क्या, सोडियम एसीटेट जो है एक सॉल्ट है, और सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, 100% आयन में टूट जाता है। यानी कि सोडियम एसीटेट के लिए CH3COO माइनस प्लस Na प्लस लिखोगे, है कि नहीं। सोडियम एसीटेट जो बना 100% डिसोसिएट कर जाएगा, N प्लस वाटर H2O, जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। अब इसके लिए ध्यान से देखो तो Na प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और क्वेश्चन में इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा H1 कह लो, कितना दिया, तो -4 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, है कि नहीं। कुछ बात समझ में आई। वीक एसिड या वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो रिएक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो उसको अनडिसोसिएटेड फॉर्म में लिखोगे। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसको 100% डिसोसिएट करके आयंस के फॉर्म में लिखोगे। एक सॉल्ट जो बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, 100% आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, तो आयन के फॉर्म में लिखोगे। जो कॉमन टर्म है उसको हमने कैंसिल कर दिया, और वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड होगा, H2O को H2O के फॉर्म में ही लिखोगे, है कि नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये हुआ। दूसरा इक्वेशन जो है कह ये रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मिलेगा, H प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मिलेगा, OH माइनस। दूसरा लाइन को ऐसे भी लिख सकता था, स्ट्रॉन्ग एसिड के जगह पर एक्चुअल एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही देता, मान लो यहाँ पर HCl लिख देता, और इसके जगह पर एक्चुअल बेस ही देता NaOH, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और उसका वैल्यू भी -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट ही देता। तो कभी भी दूसरा लाइन इस तरह से लिखे तो उसका अर्थ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस से OH माइनस मिलेगा, जो कि प्रोडक्ट बनाएगा वाटर, H2O बनाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू दे दिया, डेल्टा H2 कह लो, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 2, ये दिया हुआ इक्वेशन आपके पास हो गया। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें लाना है, उस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कह दो। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, जो पूछता है, क्या पूछता है, मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड पूछता है। मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब 1 मोल एसिटिक एसिड का यदि आपने लिया तो 100% डिसोसिएट करने पर, डिसोसिएट करवा दो उसके आयंस में, जितना हीट का चेंज होगा, एंथैल्पी का चेंज होगा, उसी को मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनेशन कहेंगे। यानी ये वाला वैल्यू पूछता है, डेल्टा H3, यही कैलकुलेट करना है। इसी को हमने कहना है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। यानी 2 इक्वेशन के हेल्प से तीसरा इक्वेशन लाना है। रिकॉल करोगे कौन सा लॉ, हिस लॉ एंड लेवोजियर लॉ को, जो कि रिएक्शन को मैनिपुलेट करके फाइनल रिएक्शन लाते थे। ये तो कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कुछ रिएक्शन आपके पास उपलब्ध है और उनके हेल्प से फाइनल रिएक्शन को लाना है, तो उसको हम लोग कहते हैं मैनिपुलेशन। यानी इक्वेशन नंबर 3 लाना है। इस इक्वेशन नंबर 3 को किस तरह से इन दोनों को मैनिपुलेट करके लाएं, तो देखो यहाँ क्या है, एसिटिक एसिड कहाँ से मिलेगा, पहले
रिएक्शन से कि दूसरे से, पहले से, रिएक्टेंट के साइड में है, ये भी रिएक्टेंट के साइड में है। यानी इक्वेशन नंबर 3 को लाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह से लिखना पड़ेगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 दोनों एक ही तरह है, तो सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में जाओगे, एसीटेट आयन पहले इक्वेशन से ही आ चुका होगा। H प्लस कहाँ से मिलेगा? H प्लस दूसरे इक्वेशन से मिलेगा। ये H प्लस दूसरे इक्वेशन से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड में है और इक्वेशन नंबर 2 में रिएक्टेंट के साइड में है। क्या करना पड़ेगा? इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। उलटने का मतलब क्या सिखाया था? माइनस इक्वेशन नंबर 2, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इक्वेशन नंबर 1 को ज्यों का त्यों लिखो और इक्वेशन नंबर 2 को उलट दो और फिर दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है। तो डेल्टा एच भी ऐसे ही लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 के लिए डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा H3, इक्वेशन नंबर 1 के लिए डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा H1 और इसका डेल्टा H2। वैल्यू दिया है डेल्टा H1 -4, डेल्टा H2 -13.7 अर्थात 13.7 -4 9 4 13, यानी कि 9.7 किलो कैलोरी पर। अब ध्यान से देखो, यहाँ सर तो पर इक्विवेलेंट में सवाल है तो यहाँ पर भी पर इक्विवेलेंट में लिखते हैं। ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1 है। एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1 है क्योंकि इसमें एक ही H प्लस है, तो एक इक्विवेलेंट में एक ही मोल होगा। यदि एन फैक्टर बराबर होगा तो वहाँ पर इक्विवेलेंट और मोल जो है एन फैक्टर यदि 1 होगा, कहो एन फैक्टर यदि 1 होगा तो वहाँ पर मोल और इक्विवेलेंट दोनों बराबर ही होगा। तो यहाँ एक मोल कहो या एक इक्विवेलेंट कहो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा H3 जो कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ही हुआ, किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए। इसका वैल्यू आ गया 9.7 किलो कैलोरी पर मोल। पर मोल समझ में आया क्यों लिखा? क्योंकि एन फैक्टर एक ही है, H प्लस एक ही है तो एक ही H प्लस जाएगा, तो एन फैक्टर एक ही है। एन फैक्टर एक ही होने की वजह से जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल भी होगा, तो इसको हम लोग किलो कैलोरी पर मोल भी कह सकते हैं। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH एंड HCl इज -10 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। इस बार क्या है? NH4OH है। बताओ क्या है? एसिड है कि बेस है? बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस है। HCl एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। SA स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी इस बार एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन में दिया है -10 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HCl और NaOH का इस बार दिया -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। इसी सेंटेंस को क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बस स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पर HCl लिख दिया और स्ट्रॉन्ग बेस की जगह पर NaOH लिख दिया। यानी कि इसी को कहने का 2-3 तरीका होता है। यानी बेसिकली क्या कह रहा है? H प्लस और OH माइनस जब रिएक्ट करेगा, H2O लिक्विड देगा तो एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। क्या कैलकुलेट करना है? मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH। ऐसे क्वेश्चन में ना बड़े शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यदि एसिड जो है उसमें एक ही H प्लस है और बेस जो है उसमें एक ही OH माइनस है, यानी आपस में न्यूट्रलाइजेशन एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का यदि हो रहा है और उसका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पूछ रहा है और स्ट्रॉन्ग का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट में दिया है, तो बस दोनों डेटा का जो डिफरेंस होगा, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, दोनों डेटा का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड ले लो, सीधे आंसर आ जाएगा। बताओ 13.7 ये 10, दोनों का डिफरेंस कितना? 3.7। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना? 3.7। तो 3.7 ही आपका एंथैल्पी
मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन में मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन NH4OH का पूछता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से क्वेश्चन को करने के लिए सीधे सीधे दोनों का डिफरेंस ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मिल जाता है। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक ही OH माइनस एक ही H प्लस है, उसके लिए वैलिड है। अगर इसमें जैसे HCl के जगह पर आपका H2SO4 हो, या फिर वीक एसिड के जब H2SO3 हो, इस तरह से, यानी डाइप्रोटिक एसिड हो, या इस ऐसा बेस हो इसमें कि 2 OH माइनस हो, तो उस केस में सीधे सीधे माइनस नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, जो बेसिक हम लोगों ने समझा था वहाँ से लिख करके करेंगे। यदि कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो लिख करके करोगे, लिख करके करने में कभी भी आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, है कि नहीं। ध्यान से देखो, तो कैलकुलेट मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जो डेटा दिया पहले उसको लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1, NH4OH वीक बेस है, एज इट इज लिखोगे, क्योंकि वीक बेस या वीक एसिड ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड रहता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% तोड़ करके लिखोगे H प्लस और Cl माइनस में। प्रोडक्ट बनाओगे, सॉल्ट बनेगा NH4Cl। सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% उसको तोड़ दोगे, NH4 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और वाटर बनेगा। वाटर वाटर के फॉर्म में ही रहेगा, ये आयोनाइजेबल नहीं होता है ना, ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड रहता है। इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू दे दिया, डेल्टा H1 कह लो, कितना दिया, -10 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, इट इज गिवन। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहे, या स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम ही दे दे HCl और स्ट्रॉन्ग बेस का नाम ही कोई ले ले NaOH, यानी बेसिकली कह रहा है कि H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन करके जब वाटर बनाएगा तो उसके लिए एंथैल्पी का जो चेंज होगा, ये भी लिक्विड ही होगा, एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो होगा -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो ये दिया हुआ इक्वेशन हो गया, गिवन। ये सारे इक्वेशन दिए हुए हो गए जिसको कि आपने रिएक्शन के फॉर्म में लिखा। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसको लिखते हैं ना। रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है, तो मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन NH4OH का पूछा। NH4OH का एक मोल को हमने 100% डिसोसिएट करके इसके आयंस में कन्वर्ट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लिए। अब इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसी को एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहेंगे, यानी डेल्टा H3 पूछ रहा है, जिसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, किसका, NH4OH का। तो क्या इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से ये आ सकता है, बहुत बार सिखाया, इक्वेशन नंबर 3 लाना है भाई, पटाख से ला सकते हैं, खुद सब सोचोगे। इक्वेशन नंबर 1 में से ना इक्वेशन नंबर 2 को यदि हम घटा देंगे तो तीसरा वाला इक्वेशन आ जाएगा, अर्थात डेल्टा H3 का वैल्यू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 के बराबर, अर्थात -10 और ये माइनस माइनस प्लस 13.7, दैट इज 3.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो मोलर पूछ रहा है, एक मोल के करस्पॉन्डिंग। अब ज़रा देखो NH4OH में कितना OH माइनस है, एक ही OH माइनस है, तो N फैक्टर कितना, 1। तो नंबर ऑफ मोल जो होता है N फैक्टर गुने इक्विवेलेंट होता है। तो यदि N फैक्टर 1 है तो मोल और इक्विवेलेंट बराबर होगा। तो यहाँ पर मोल कहो या पर इक्विवेलेंट कहो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यानी डेल्टा H3 जो कि डेल्टा H आयोनाइजेशन के बराबर था, इसका आंसर आ गया 3.7। याद रखो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन वीक एसिड वीक बेस का हमेशा पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट देना पड़ेगा। 3.7 पॉजिटिव क्वांटिटी किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, यही एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO3 विथ NaOH इज -20.4 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एसिड पर इक्विवेलेंट। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं दिया बल्कि पर मोल दिया, लेकिन कभी भी पर मोल कहेगा
तो उसमें एसिड और बेस में से किसी एक को डिफाइन कर देगा कि किसका एक मोल के करस्पॉन्डिंग है। तो पर मोल किसका, एसिड का, यानी H2SO3 का एक मोल, और NaOH जितना भी मोल की रिक्वायरमेंट होगी, बैलेंस करने पर 2 मोल चाहिए NaOH का, जब रिएक्ट करेगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू -20.4 किलो कैलोरी पर मोल होगा। पर मोल किसका, एसिड करस्पॉन्डिंग, यानी इसका एक मोल में 2 इक्विवेलेंट होगा भाई, 2H प्लस है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल गुने n फैक्टर, n फैक्टर 2 है तो इक्विवेलेंट 2, तो इसका 2 इक्विवेलेंट तो इसका भी 2 इक्विवेलेंट, यानी बेसिकली डेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो दिया है, इसका कितने के मोल के करस्पॉन्डिंग, 1 मोल, और इसका 2 मोल, यानी इसका भी 2 इक्विवेलेंट और इसका भी 2 इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग दिया है। तभी ना ये वाला वैल्यू -13.7 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इक्विवेलेंट नहीं है बल्कि 2 इक्विवेलेंट है। H2SO3 जो है एक वीक एसिड है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि एक तो जानकारी की बात कि H2SO3 वीक होता है, और दूसरी बात जिसका भी मोलर एंथैल्पी पूछे आयोनाइजेशन का, वो वीक एसिड और वीक बेस का ही होगा, और स्ट्रॉन्ग के लिए मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ऑटोमेटिकली 100% डिसोसिएट कर जाता है कि नहीं। तो H2SO3 का मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का वैल्यू पूछ रहा है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग देखेंगे भाई। एक और डेटा दिया जो ही बार बार कह रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होता है। अब ये सीधे सीधे इन दोनों का डिफरेंस लेने से आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये डाइप्रोटिक वीक एसिड है, डाइप्रोटिक है, मोनोप्रोटिक नहीं है, डाइप्रोटिक वीक एसिड, 2H प्लस यहाँ से रिलीज होने वाला है, तो आयोनाइज करने के बाद भी 1H प्लस नहीं देगा बल्कि 2H प्लस देगा। तो कैसे करेंगे, लिख करके करेंगे, यानी बेसिकली जो पहले दिया हुआ है उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखोगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन H2SO3 का, तो H2SO3 को अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही लिखोगे क्योंकि ये वीक एसिड है, और दूसरा NaOH का, लेकिन NaOH ध्यान से देखो हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ पर, NaOH लिखोगे तो एक NaOH नहीं, बैलेंस करने पर 2 NaOH होगा। सॉल्ट बनेगा कौन सा, Na2SO3 N प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल का प्रोड्यूस होगा। अब ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये 100% डिसोसिएट करेगा, H2SO3 ये अनडिसोसिएटेड रह जाएगा, वीक एसिड है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोसिएट करके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तोड़ दिया, तोड़ के लिख दिया। सॉल्ट तो हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तोड़ोगे तो 2Na प्लस N प्लस SO3 2 माइनस में जाएगा, और 2H2 को लिख दिया जैसे लिखते थे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और इसके लिए डेल्टा H1 कह लो। डेल्टा H1 का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया, कितना दिया हुआ है, तो -20.4 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ H2SO3, यानी H2SO3 के एक मोल के करस्पॉन्डिंग ये डेटा दिया हुआ है। इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल है कि नहीं। आप बोलोगे कि सर वो तो पर इक्विवेलेंट में डिफाइन किए थे, बिल्कुल डिफाइन पर इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग ही होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर जो डेटा दिया वो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग दिया, यानी एक इक्विवेलेंट नहीं बल्कि H2SO3 के 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट होगा, 2H प्लस से मोल गुने n फैक्टर, मोल 1 n फैक्टर 2, तो 2 इक्विवेलेंट इसका और 2 इक्विवेलेंट इसका, उसके करस्पॉन्डिंग डेटा दिया हुआ है। इसलिए देखो हमने वहाँ पर -20.4 किलो कैलोरी लिखा, पर इक्विवेलेंट नहीं लिखा, बल्कि पर मोल ऑफ H2SO3 कह सकते हैं। दूसरा जो दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मिलेगा, H प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मिलेगा, OH माइनस। दूसरा इक्वेशन कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे तो H प्लस, यानी बेसिकली H प्लस और OH माइनस को जोड़ करके जो इक्वेशन बनेगा H2O, इसी का एंथैल्पी का वैल्यू, एंथैल्पी के चेंज का वैल्यू दिया, डेल्टा H2 कह लो, कितना दिया, -13.7 किलो कैलोरी, है ना, लिख दिया। अब यहाँ पर भी देखो H प्लस एक ही है, OH माइनस भी एक ही है, तो एन फैक्टर दोनों का एक ही हुआ,
यानी बेसिकली डेल्टा H2 का वैल्यू भी यहाँ हम एक मोल के करस्पॉन्डिंग, एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। तो ये गिवन हो गया। अब जो रिक्वायर्ड है वो देखो भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, मोलर एंथैल्पी, यानी H2SO3 का एक मोल यदि हम लेंगे तो इसको 100% डिसोसिएट करवाओ, किस में छूटेगा? एक H प्लस नहीं बल्कि 2H प्लस देगा और SO3 माइनस, है ना, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। तो इसके लिए डेल्टा H3 का जो वैल्यू होगा वही एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहलाया जाएगा H2SO3 का। अब ये इक्वेशन रिक्वायर्ड को हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इक्वेशन नंबर 3 को या रिएक्शन नंबर 3 को हमको लाना है इन दोनों के हेल्प से। कैसे लाएंगे? H2SO3 किस इक्वेशन में है? पहले वाला, तो इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट में ही है, लेफ्ट में ही है। राइट में जाओ, 2H प्लस चाहिए। कहाँ से मिलेगा? पहला इक्वेशन से कि दूसरा वाला से? दूसरे वाले से। अब ये Na प्लस कैंसिल भी हो जाएगा। अब 2H प्लस दूसरे वाले से मिलेगा, ये तो सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को उलटना पड़ेगा, रिएक्शन को उलटना पड़ेगा। उलटने का मतलब माइनस। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2। खाली उलटने से हमको काम चलेगा कि कुछ गुना भी करना पड़ेगा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट H प्लस का 2 है, यहाँ पर तो H प्लस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यानी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यानी बेसिकली डेल्टा H3 का वैल्यू भी हमारे पास आ गया डेल्टा H के फॉर्म में। जैसे जैसे इक्वेशन लिखा उसका डेल्टा H भी लिख देंगे, डेल्टा H1 माइनस 2 डेल्टा H2, है कि नहीं? अब डेल्टा H1 का वैल्यू क्वेश्चन में आपने लिखा -20.4 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा H2। 2 को अगर हम बाहर रखें और डेल्टा H2 का वैल्यू पुट कर दें जो कि -13.7 है, और फिर इसको सॉल्व कर ले। 13 दूना 26, 7 दूना 14, 13 दूना 26 और 1 27, 27.4 माइनस 20.4 यानी 7। ये 7 आ गया, किस में आया? किलो कैलोरी। H2SO3 का कितना मोल लिए हो? 1 मोल, तो आंसर आया किलो कैलोरी पर मोल। यही आंसर हो गया। इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहेंगे, दिस इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, है कि नहीं? तो बढ़िया से इसको देख लो, इस क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार रिवाइंड करके देखो। ये क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो वीक एसिड है उसमें 1 H प्लस नहीं बल्कि 2 H प्लस है, तो उन दिए हुए रिएक्शन से हमें 2 H प्लस लाना है। तो पहले इक्वेशन में से घटाया दूसरे इक्वेशन को, लेकिन सिर्फ घटाया नहीं दूसरे को, बल्कि दूसरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत पूछता है, तो ध्यान से देखोगे। 100 ml ऑफ 0.5 मोलर वीक एसिड HA इज मिक्सड विथ 400 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन। यानी एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और एक वीक एसिड HA है, दोनों को मिला दिया, दोनों का वॉल्यूम दे दिया, दोनों का मोलरिटी दे दिया। टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इंक्रीज बाय 0.8 डिग्री सेल्सियस। एसिड और बेस को मिलाया, हीट लिबरेट होगा, टेम्परेचर पूरे सोल्यूशन का बढ़ेगा। कितना बढ़ गया? 0.8 डिग्री सेल्सियस। कुछ डेटा दिया, एस का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज गिवन 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पूरे सोल्यूशन का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दिया पूरे सोल्यूशन का, और डेंसिटी भी सोल्यूशन का दे दिया 1 ग्राम पर ml। यानी एस जो दिया वो किसके लिए? लिखा हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है पूरे सोल्यूशन का। जो सोल्यूशन मिलाने के बाद हमारे पास बना उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू, और डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है पूरे सोल्यूशन का। मिलाने के बाद जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml के बराबर है। क्या पूछा? मोलर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HA, यानी HA का 1 मोल कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज जब करेगा, 1 मोल यानी 1 ही मोल। अब इसका 1 मोल कहो या 1 इक्विवेलेंट कहो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि HA का एंड फैक्टर 1 है।
तो मोलर एंथैल्पी कहे या पर इक्विवेलेंट कहे, एक मोल के करस्पॉन्डिंग कहे, एक इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि HA का n फैक्टर 1 है, एक ही H प्लस है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करना है। अब जरा देखो कैसे करेंगे। जो हीट लिबरेट होगा ना वही डेल्टा H के बराबर होगा, जो हीट लिबरेट होगा वही डेल्टा H के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो जो हीट लिबरेट होगा उसके लिए क्या फार्मूला, हीट जो इवॉल्व होगा, हीट जो इवॉल्व होगा उसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको हम Q कह रहे हैं। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, एक फार्मूला है, यदि मास सोल्यूशन का पता है तो मास सोल्यूशन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा T, MS डेल्टा T। ये मास कहाँ से मिलेगा, तो 100 ml और 400 ml को मिलाने के बाद 500 ml हो गया। यानी मास कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वॉल्यूम गुने डेंसिटी, वॉल्यूम पता, डेंसिटी सॉल्यूशन का पता, वॉल्यूम 500 ml, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो मास ग्राम में मिल जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया पर ग्राम, और डेल्टा T भी क्वेश्चन में दे दिया है कि नहीं। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml एसिड का और 400 ml बेस का 500 ml। देखोगे बढ़िया समझोगे, ये किस में है, ml में है, डेंसिटी किस में, 1 ग्राम पर ml, तो मास किस में आ गया, ग्राम में आ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T 0.8। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। सब जो तुम्हारे पास यूनिट है ना वो किस में आ जाएगा, फाइनली जो यूनिट है वो एनर्जी का जूल में, क्योंकि इसका वैल्यू जूल में, बाकी तो पर ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, और टेम्परेचर डेल्टा T तुम्हारे पास दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, है कि नहीं। तो Q का वैल्यू तुम्हारे पास निकल करके आ गया पर डिग्री सेल्सियस, और 0.8 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ग्राम ग्राम सब कैंसिल हो गया। फाइनल जो हमारे पास Q का जो यूनिट आएगा वो जूल में आएगा। कैलकुलेट करने पर 1680 जूल के बराबर आया, 1680 जूल के बराबर आया, जबकि एसिड और बेस कंप्लीटली आपस में मिलाने पर रिएक्ट कर गया। अब देखो भाई, दोनों क्या 100% रिएक्ट करेगा, ये तो डिपेंड करता है कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो 100% रिएक्ट करता है, जो एक्सेस में होगा वो बच जाएगा। तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो एसिड था HA और बेस था NaOH, तो इनका आपस में रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा NaN प्लस H2O। यहाँ पर क्या करते हैं कि मोल लिख लेते हैं, जितना मोल होगा उतना ही इक्विवेलेंट होगा दोनों का। क्यों, क्योंकि n फैक्टर इसका भी 1, n फैक्टर इसका भी 1, n फैक्टर 1 होता है ना तो मोल और इक्विवेलेंट बराबर होता है। तो मोल कैसे निकालते हो, इसके लिए फार्मूला मोलरिटी गुने वॉल्यूम। HA का मोलरिटी दिया 0.5 और वॉल्यूम लीटर में 0.1, यानी कि 0.05 मोल। NaOH का मोलरिटी दिया 0.1 है कि नहीं, और वॉल्यूम दिया 400 मिली 0.4 लीटर में, वॉल्यूम लीटर में, यह आ गया 0.04 मोल। दोनों का मोल हमने लिख दिया, ये भी मोल, ये भी मोल। अब देख करके बताओ कि कम कौन है। NaOH जो कम होता है वो क्या कहते हैं, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो NaOH लिमिटिंग रिएजेंट होगा, हीट जो लिबरेट हुआ इसी के करस्पॉन्डिंग हुआ। NaOH का 0.04 मोल रिएक्ट करेगा तो HA का भी 0.04 मोल ही रिएक्ट करेगा। कंप्लीट 0.05 मोल HA का रिएक्ट नहीं करेगा, ये एक्सेस में है तो ये कुछ अमाउंट इसका बच जाएगा। तो जो रिएक्ट करता है उसी से तो हीट लिबरेट हुआ, यानी HA का भी कितना मोल रिएक्ट करेगा, 0.04 मोल ही रिएक्ट करेगा। अब यहाँ से सीखो, ध्यान से देखो, तो चूंकि 0.04 मोल HA से कितना हीट लिबरेट हुआ, 1680 जूल हीट आया या लिबरेट हुआ। तो पर मोल के लिए क्या, एक मोल के करस्पॉन्डिंग, एक मोल यदि HA 100% रिएक्ट करता तो 1680 एंड बटा 0.04, 4 चौका 16, 4 दूना 8, यानी बेसिकली 42,000 जूल
कितना हीट लिबरेट होता। तो किलो जूल में कितना, 42 किलो जूल है कि नहीं, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। ये तो हीट लिबरेट हुआ। पूछता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना हुआ, तो सिखाया था न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, हीट इवॉल्व हुआ उसका मैग्नीट्यूड लिखे हो, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू साइन भी तो लगाओगे, -42 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर मोल भी कह सकते हैं और पर इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि HA का n फैक्टर 1 है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, इफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NaOH इज -57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू लिखवाया भी था, यहाँ पर दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया है, इसी को यूज करोगे, -57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। यानी बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, इसका अर्थ क्या, H+ और OH- कंबाइन करके H2O लिक्विड देगा, तो उसका एंथैल्पी का डेटा -57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट है कि नहीं। क्या पूछता है, कैलकुलेट मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HA। तो वीक एसिड या वीक बेस का एंथैल्पी ऑफ आयोनेशन, जबकि एक ही H+ है या बेस में एक ही OH- है, तो उस केस में मोलर एंथैल्पी ऑफ आयोनेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अभी निकाला ना, वीक एसिड HA और NaOH के बीच में कितना आया, चाहे -42 किलो जूल पर इक्विवेलेंट का हो या पर मोल का हो, यहाँ पर बराबर होगा, क्योंकि HA में एक ही H+ है, n फैक्टर 1 है, बार बार करें। और एंथैल्पी ऑफ आयोनेशन पूछ रहा है, जबकि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन H+ और OH- जब कंबाइन करके H2O लिक्विड देगा, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ध्यान रहे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इसको डेल्टा H1 कह लिया और इसको डेल्टा H2 कह लिया, जो कि क्वेश्चन में दे दिया कितना, तो -57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। हमें क्या निकालना था, ये तो गिवन हो गया। ऐसा क्वेश्चन तो अभी बहुत किए, जो भी पहला और दूसरा क्वेश्चन किए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, HA जब 100% डिसोसिएट करेगा H+ और A- में, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का वैल्यू क्या होगा। तो पढ़े थे कि पहला वाला इक्वेशन में दूसरा वाला को घटा देते हैं तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मिल जाता है, यानी दोनों डेटा का डिफरेंस और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। ये ऐसा न्यूमेरिकल पहला और दूसरा भी किए थे भाई, वहाँ देख सकते हो, फिर से देख सकते हो, एकदम डिटो वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ये IIT एडवांस में अभी 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा है, तो तुरंत ही डिफरेंस देख करके आंसर लिख सकते हैं। -42 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट किया ए पार्ट में, और बी पार्ट के लिए पूछता है एंथैल्पी ऑफ आयोनेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे दिया, दोनों का डिफरेंस लेकर के मैग्नीट्यूड ले लो। तो डेल्टा H1 -42 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +57, तो ये कितना हो गया, 8 7 15, है कि नहीं। तो 15, 7 में से 2 गया 5, जैसे 1, 15 किलो जूल पर इक्विवेलेंट या पर मोल भी कह सकते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट कहो या पर मोल कहो, मैं बार बार कह रहा हूँ सेम ही होगा, क्योंकि HA का n फैक्टर 1 है, तो n फैक्टर 1 होता है, तो मोल और इक्विवेलेंट जो है बराबर हो जाता है। तो पर मोल कहो या पर इक्विवेलेंट कहो, दोनों में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एसिड और बेस यदि मिलता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर का राइज कब होगा। एसिड और बेस को मिलाने पर मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मैक्सिमम हीट इवॉल्व होना चाहिए, और उसके लिए एसिड और बेस को 100% रिएक्ट करना ज़रूरी है। यानी इक्विवेलेंट एसिड का और इक्विवेलेंट बेस का यदि बराबर है
तो उस केस में हीट जो लिबरेट होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि इक्विवेलेंस बराबर एसिड और बेस का, तो एसिड और बेस 100% रिएक्ट करेगा, तो उस केस में हीट लिबरेट मैक्सिमम होगा, कोई बचेगा नहीं, और हीट मैक्सिमम रिवॉल्व होगा तो टेम्परेचर भी मैक्सिमम इंक्रीज करेगा। यानी कभी क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम हीट लिबरेट करने के लिए एक का इक्विवेलेंट दे दिया, दूसरे का इक्विवेलेंट पूछता है, तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। छोटे छोटे तरह के बहुत तरह के एंथैल्पी होते हैं, उन एंथैल्पीज के बारे में पढ़ेंगे।